की घड़ी तो पहले ही मेरे बेल्ट के साथ लटक रही थी। अब मैंने पिस्टल भी अपने जैकेट के जेब में रखना शुरू कर दिया था। मेरे चीनी दोस्त सुबह 10 बजे ही मेरे होटल के लॉबी में आकर बैठ जाते थे। मैंने होटल इंतज़ामिया को इनके अपने मेहमान के तौर पर मुतारिफ करवा दिया था। चंद रोज़ बाद मैं महसूस किया कि लॉबी में बैठे रहने पर इनके चेहरों पर उकताहट तारी होने लगी है। मैंने इनके लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा किराए पर लेकर दे दिया, जहाँ वो आराम कर सकते थे और इंजॉय कर सकते थे। शाम को मरियम ने कॉल की कि वो मुझे लेने आई है, गाड़ी पर आ रही है। मेरे हाँ या ना करने से पहले इसने कॉल कैंसिल कर दी। मरियम मुझे अपने होटल ले गई और फिर 2-3 घंटे बाद वापस मेरे होटल मुझे छोड़ गई। अगले रोज़ मैं 11 बजे होटल से बाहर आया। बाहर बहुत से रक्शे खड़े थे। समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय जन का रक्षा कौन सा है। मैंने एक रक्शा लिया और उसे बाजार जाने का कहा। रास्ते में मैंने रक्शा छोड़ दिया और एक रक्शा लेकर अपने सफारत खाने पहुंच गया। सफीर साहब ने मुझे पैसों की तकसीम वाले पिक्स दिखाए और अकेले तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। बहुत खुश थे, मगर हर माजर के चेहरे पर चेहरे अफसुर्दगी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। होटल से निकलते वक्त मैंने सारे रक्शा ड्राइवर के चेहरे जीन नशीन कर लिए थे। दूसरे दिन कल वाले रक्शों में 2 मौजूद थे, बाकी सब नए थे। मैंने पुराने वाले रक्शों में एक रक्शा लिया और उसे शेर पंजाब होटल चलने का कहा। मेरे मापिज मेरे पीछे एक और रक्शे वाले में आ रहे थे। वहाँ पहुंचकर हमने रक्शे पारिक करे और तकरीबन 1 घंटे वहाँ बैठकर सरदार के साथ गपशप लगाई। जब वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ सिर्फ एक रक्शा खड़ा था। ये अजनबी चेहरा था। वहाँ से मैं पैदल निकल कर चलने लगा। आगे चलकर एक और रक्शा मिल गया। मैं उसमें बैठकर होटल चलाया और वहाँ पुराने 2 रक्शों में सिर्फ एक रक्शा खड़ा था। मैं रूम में पहुंचा तो मोहसिन मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने मोहसिन से कहा कि बाहर एक रक्शा खड़े, उसे लेकर शेर पंजाब होटल चला जाए और फिर वहाँ से वापस आ जाए। मैं भी मोहसिन के पीछे पीछे बाहर निकला। मोहसिन ने उसे रक्शे वाले से जाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया और दूसरे रक्शे की तरफ इशारा कर दिया। मैं सीधे इसके पास गया और उसे चलने का कहा तो उसने फौरन रक्शा स्टार्ट करके पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा कि मैंने बाजार जाना। ये सुनकर इसके चेहरे पर बेजारी के आसार नमदार हो गए। होटल से अभी हम 50 कम दूर ही आए थे कि वहीं से वापस लौट पड़े। मोहसिन और मेरे चीनी दोस्त अभी तक रक्शे की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। मैं होटल के सामने पहुंचकर मोहसिन को साथ बैठे और बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में फिर रक्शा रुका और मोहसिन को एक दुकान से सिगरेट लाने के लिए भेजा। दरअसल मैं चीनी दोस्तों के इंतजार में था। जितनी देर में मोहसिन दुकान से बाहर आए, चीनी भी एक रक्शे लिए करीब आ गए। मेरा रक्शा ड्राइवर अनाड़ी था। उसे रक्शा कंट्रोल करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, खासकर मोड़ काटते वक्त तो बिल्कुल बुकला जाता था। मैंने उसे सजा देने का फैसला कर लिया और 2-4 घंटे ऐसे ही बिना मकसद उसे घुमाते रहा। रक्शा चलाते चलाते वो बेहाल हो रहा था। वापसी पर हम विजय कुमार की दुकान पर उतर गए। मैंने रक्शा ड्राइवर को किराया के लिए जो कुछ दिए उसने खामोशी से रख लिया, हालांकि इससे बहुत कम थे जो मैंने उसे दिए थे। मेरे चीनी दोस्त भी रक्शे से उतरकर एक बेकरी में चले गए। विजय ने मुझे इस मखसूस रक्शे से उतरते देख लिया था। विजय ने मेरी बहुत अवगत की। मैं भी इसके हाँ मिलाता रहा। हम लोग हमेशा की तरह दुकान की ईंट पर पड़ी कुर्सियों पर जा बैठे। विजय कुमार हमेशा की तरह बातों की दरिया बहा रहा था। मैं तकरीबन 2 घंटे इसके पास बैठा रहा और इसकी एक बात गौर से सुनता रहा, क्योंकि मैं इसकी हकीकत से वाकिफ हो चुका था। जितनी चाहत से वो अपनी मेरे साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा था, कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वाकई हिंदू में लुमड़ी जैसी चालाकी भरी हुई होती है। अपने से कमज़ोर पर ये शेर बन जाते और अपने से तगड़े की आगे भीगी बिल्ली। इसे विजय कुमार ने ऐसी एक्टिंग की थी कि मैं भी धोखा खा गया था। ये तो अल्लाह का करम था, उसने मुझे बचा लिया। आज जब मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, इसकी एक्टिंग की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। विजय की दुकान से वापस मैं होटल आया तो वह टैक्सी वाली खाली रक्शा लिए खड़ा था। ये न तो नेपाली था और न बांग्लादेशी, अपने लब व लहजे से कोई और ही लगता था। उसने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि कहीं जाना है? तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं, कल 11 बजे मैंने पाकिस्तान एम्बेसी जाना है। मैंने उसे अपना प्रोग्राम इसलिए बता दिया कि मैं भी अब इस चूहे बिल्ली के खेल से उकता गया था। अब मेरा पहला शिकार इसी रक्शे वाले ने बनना था। रात को मैं अपनी चीनी दोस्तों के साथ चिंगवा होटल आ गया और मरियम के जरिए उनसे जहरीली गैस का सिलेंडर मांगा। वो सिलेंडर देकर बाहर चले गए तो मरियम ने पूछा, फिर मारदार का काम करना है तो ये काम चीनू के जरिए क्यों नहीं करवाते? वो दरअसल मेरे साथ मोहब्बत की इंतहा तक पहुंच चुकी थी।
इसके लिए मैं ही इस सब कुछ था वो मुझे टूट कर चाहने लगी थी और मेरे साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रही थी और वो चाहती थी कि मैं उसके खून खराबे वाले ज़िंदगी से बाहर निकल आऊँ। मैंने कहा कि आप ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ चंद सामने आए हुए दुश्मनों को ख़त्म करना है, इसके बाद मेरी भी ख्वाहिश है कि पुरअमन ज़िंदगी गुजारूँ। काठमांडू में मुझे ज़िंदा रहने के लिए मेरा इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। जो ही मुझे अपने महकमे की तरफ से वापसी के आर्डर मिलेंगे, मैं तुम्हें लेकर खुशगवार और पुरअमन वादियों में चला जाऊंगा। चीनी साथी मेरे लिए मज़ीद 2 सिलेंडर लेकर लौटे। हर सिलेंडर 10 अफराद के लिए काफ़ी था और गैस के मुअस्सर होने के ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 3 फुट की। मैंने एक सिलेंडर मरियम के पास छोड़ा और वापस होटल लौटाया। चीनी साथी मुझे होटल छोड़कर वापस अपनी रिहाइशगाह पर चले गए। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं होटल से बाहर आया। वहाँ काफ़ी रक्शे खड़े थे, मगर कल वाला मखसूस रक्षा वाला जल्दी से अपना रक्षा लेकर मेरे सामने आ गया। मैंने रक्षा में बैठने से पहले सिगरेट निकाल कर जलाने में इतनी देर लगाई जितनी देर मेरे साथी में रक्षा लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मेरी क्यूट की एक जेब में पिस्टल और दूसरी में सिलेंडर था। प्रोग्राम ये था कि मैं रक्षा रुकने के 20 सेकंड बाद चीनी दोस्त मुझसे पास करते हुए मुझसे पिस्टल और सिलेंडर लेकर आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तानी सफारत खाने के पास मेरा वेट करेंगे। सीधी सड़क पर 2 भारतीय सफारत खाने के दरवाजे खुले नजर आ रहे थे। रक्षा वाला अपनी कामयाबी पर इतना खुश था कि पूरी रफ्तार से रक्षा चला रहा था। मैंने सिलेंडर जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया और रक्षा वाले को कमर पर टुका दिया। जो ही उस गर्दन पीछे मुड़ी, मैंने गैस इसके मुंह पर छोड़ी। गैस इसके नथनों में घुसी तो वो लड़खड़ाया और रक्षा उलटने लगा। इससे पहले कि रक्षा उल्टे, मैंने चलते रक्षे से छलांग लगा दी। इतनी देर में मेरे चीनी साथी मेरे पास पहुंच चुके थे। रक्षा उलट चुका था और रक्षा वाला हलाक हो चुका था। साथियों का रक्षा मेरे पास रुका। मैंने सिलेंडर और पिस्टल इनके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने रक्षा ड्राइवर को आगे बढ़ने का कहा। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले रक्षा रुकने लगे और 3 कारें भी वह आकर ठहर गई। सब यही समझे कि ड्राइवर रक्षा को कंट्रोल नहीं कर सका। रक्षा उलट गया और ड्राइवर नीचे आकर बेहोश हो गया है। दूसरे रक्षा ड्राइवर ने उसके रक्षा को सीधा किया और इसके हाथों पैरों मसाज करने लगे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये मर चुका है। मैंने अपनी एम्बेसी की तरफ जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भारतीय सफारत खाने के सामने से गुजरता हुआ अपने सफारत खाने के सामने जाकर उतर गया। गाड़ी का मालिक नेपाली था और वो टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसोस कर रहा था कि गुर्बत के मारे ये लोग अपनी जिसामत से ज़्यादा काम करते हुए अक्सर ऐसी चढ़ाई चढ़ते हुए बेहोश हो जाते हैं। भारतीय सफारत खाने के अंदर सीन में 10-15 अफराद खड़े थे। सबकी नज़रें मरे हुए रक्षा ड्राइवर पर लगी हुई थी, जिसे होश में लाने के लिए उसका मुसलसल मसाज जारी था। पाकिस्तानी सफारत खाना बंद होने तक मैं वही रहा और बंद होने के बाद मैं वापस अपने होटल जाने के लिए चंगवा होटल चला गया। हम सबका भूख से बुरा हाल हो रहा था। मरियम ने खास तौर पर मेरे लिए पकौड़े और चीनी साथियों के लिए नूडल्स बनवाए थे। हमने सिर होकर खाना खाया। चीनी दोस्त ने मेरा पिस्टल और सिलेंडर मुझे वापस किया। मैंने उन्हें अगले 10 बजे आने का कहा, मगर उन्होंने मुझे मेरे होटल छोड़ने तक मेरे साथ रहने का इसरार किया। 9 बजे मैं वापसी होटल पर पहुंच गया। मेरे साथी मुझे होटल छोड़कर वापस चले गए। अगले दिन 11 बजे मैं तैयार होकर विजय की दुकान पर गया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं आया। इधर उधर घूमकर मैं होटल वापस आ गया और शाम 5 बजे मैं फिर विजय की शॉप पर गया। इस बार वो मुझे मिल गया। इसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों में खून उतर आया था। इसने अपनी स्किपियत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आज मेरी वो पहले वाली अवगत भी नहीं रही थी। मेरे पूछने पर इसने तबीयत खराब का बहाना बनाया। मैंने उसे कल वाले रक्षा ड्राइवर के अचानक बेहोश होकर गिरने का वाकया सुनाया तो इसकी रंगत और फीली पड़ गई। मैं इसकी स्किपियत से आखिमानों में लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने इसे कहा कि ये वाकया भारतीय सफारत खाने के करीब पेश आया था और इस वक्त खिलाफ मामूल भारतीय सफारत खाने के दरवाजे खुले हुए थे और तकरीबन 15 आदमी दरवाजे के साथ यूं खड़े थे जैसे किसी आम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो। वो मेरी बातें सुनता जा रहा था और इसके चेहरे की रंगत सियाह होती जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वाकई कोई अहम शख्सियत आ रही थी तो हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे पा रहा था। इसके होंठ खुश्क हो चुके थे और अब मैं इस पर वार पे वार किए जा रहा था। मैंने कहा कि कल बाद दोपहर दुकान से ऐसे गायब हुए कि आज मिल रहे हो। मैंने तो यूं ही कल कह दिया था। इसने कहा कि कल दोपहर से इसकी तबीयत खराब है, वो घर चला गया था और आज शाम को ही दुकान पर वापस आए। मेरे वार जारी थे। मैंने कहा कि आज सुबह तुम्हारी दुकान पर आते हुए रक्षा वाले ने बताया कि कल गिरने वाला रक्षा ड्राइवर अचानक मर गया था। मैंने विजय को हमराज बनाते हुए आहिस्ते से कहा कि जब
یہ حادثہ پیش آیا اس کے رکشا پر میں سوار تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وجے کو کہا کہ بہت جلد میں اس کے گھر پر اطلاع دے کر سرپرائز دوں گا اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش دال کھاؤں گا جس کی وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے۔ وجے کی جو حالت ہو رہی تھی وہ دیکھنے لائق تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وجے کو اس ذہنی اذیت میں چھوڑ کر میں واپس ہوٹل آ گیا تھا۔ مجھے اغوا کرنے کی ساری ذمہ داری وجے کو سونپی گئی تھی، مگر اپنے اس پلان میں ناکامی کے بعد اسے پورا کرنے کی ذمہ داری اب پھر وجے پر آ چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وجے کو انتہائی مایوس کن حالت میں لے جاؤ، جہاں پہنچ کر وہ کوئی ایسی غلطی کرے کہ مجھے اسے ٹھکانے لگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے محسن کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مکمل طور پر وجے کی دکان اور اسے سامان لینے والے ماجروں پر پورا دھیان رکھے۔ اس نگرانی سے چند ہی دن بعد مثبت نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلے تو ماجروں کے ساتھ بدزبانی کی، پھر ان کو سامان دینا بھی بند کر دیا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ محسن کے ذریعے میں چینیوں شادی شدہ جوڑوں کی خدمات حاصل کی، جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ وجے کی دکان اور گھر جانے پر اور کون کون اس سے ملنے آتا ہے اس طرح اس کی نگرانی کرے کہ اسے شک تک نہ ہو۔ انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ چند روز بعد جب میں وجے کی دکان پر گیا تو اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ برسوں کے مریض وہ ہر وقت چیکنے والے وجے کمار نے کئی دن سے شیو تک نہیں بنائی تھی۔ ذرا سے کٹکے پر وہ چونک جاتا۔ سڑک پر گزرنے والا جو بھی اس کی دکان کی طرف دیکھا وہ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ نگرانی کرنے والے ماجر ہر 5 یا 7 منٹ بعد اس کی دکان کے سامنے سے اسے گھورتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوتا کہ بے اختیار بول اٹھا، نہ معلوم یہ لوگ باری باری سے میرے دکان کے سامنے کیوں گزرتے ہیں، میرا گھر تک میرا پیچھا بھی کرتے۔ میں نے انکار کیا بگاڑا ہے۔ میں وجے کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر تبکی دینے سے پہلے اپنی انگشت کی انگلی اس طرح لگائی جس طرح پستول لگاتے ہیں۔ انگلی پشت پر لگتے ہی وجے کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹ کو سہلاتے ہوئے اسے بٹھایا اور کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وجے کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے اپنے چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دیتی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ انتہائی مایوس کن ہو کر کوئی بے احتیاطی کرے۔ قائرین کو یاد ہوگا کہ میرا ڈیمائی کے قید سے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے فرار ہونا ایسے ہی انتہائی مایوس قدم تھا جس میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وجے بھی 1-2 دن میں کوئی ایسا ہی قدم اٹھائے گا، لیکن یہاں پھر غلطی کر گیا۔ میں نے ہندو کی بدذلانہ بزینت کو فراموش کر دیا تھا۔ موت اور چتا کی آگ سے ڈرنے والی یہ بزدل قوم آسانی سے نہ تو موت کا سامنا کرتی ہے اور نہ اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز مجھے محسن اور ماجروں سے پتہ چلا کہ وجے صبح پہلی سے کٹمنڈو سے پھر گنج کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ کٹمنڈو سے وجے 2 مہینے غائب رہنے کے بعد جب واپس لوٹا تو وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ اس بار وہ نیو ارادوں اور نیو پلاننگ کے ساتھ واپس آیا تھا۔ وجے سے جو ماجرین سامان لیتے تھے ان کا کام اب بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے ان لوگوں کو بلایا اور سب کو 1000 روپیہ دے کر کہا کہ اس سے دوسرے دکانداروں سے تھوک سے سامان خریدے اور آگے فروخت کرے اور اپنا کام چلائے۔ یہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی جمع پونجی سمجھ کر رکھ لے۔ رزق حلال کمانے والے یہ ماجر میرے اس تعاون پر بہت خوش ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وجے انہیں صرف 200-300 سے زیادہ کا سامان نہیں دیتا تھا، جبکہ وجے کی نسبت دوسری تھوک کی شاپ سے سامان سستا ملتا ہے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہ آئے، مگر بھارتی سفارتخانے میں سر جوڑ کر مجھے زندہ پکڑنے کی پوری پلاننگ کر رہے تھے، جس سے میں بے خبر تھا۔ مجھے اپنی قادر مطلق پر مکمل بھروسہ تھا اور اپنے پسٹل پر بھی جو ہر وقت میرے پاس ہوتا تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برسوں میں بغیر ہنگامے کے اب زندگی مجھے بدمزہ سی لگتی تھی۔ میں نے جب بھی مریم سے اپنے ان بے امن ارادوں کا ذکر کیا اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر مجھے موضوع بدلنا پڑتا تھا۔ وہ ہر وقت میری سیکیورٹی اور حفاظت کے پلان بناتی رہتی، میری ایسی باتیں سن کر طیش میں آ جاتی تھی اور عام عورتوں کی طرح چپ نہیں رہتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول یہ تھا کہ کبھی میں بازار، کبھی شیر پنجاب ہوٹل اور کبھی پاکستانی سفارت خانے اور ہر روز چنگوا ریسٹورنٹ جانا۔ جب واپس اپنے ہوٹل آتا تو محسن کو منتظر پاتا، اس سے دن بھر کی خبریں ملتی۔ میرے 15 روز اس طرح گزر گئے۔ اس دوران UN کی بھیجی ہوئی ماجروں کے لیے امداد بھی سفارت خانے میں پہنچ گئی۔ ماجروں کی شکایت اور بھارتی سفارت خانے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے UN کا ایک افسر بھی ساتھ آیا، جس نے تمام سامان ماجروں کے اپنے سامان سامنے دلوایا اور پیسوں کی 3 اقساط بھی ایک ساتھ دے دی۔ میرے متعلق بھی ماجروں کے نمائندے نے UN کے افسر کو بتایا کس طرح میں نے ماجروں کی مدد کی۔ یہ سن کر افسر نے مجھے بھی سفارت خانے بلایا اور متعارف کروائے۔ سفیر اور اس کے سیکرٹری بہت ڈرے ہوئے تھے کہ میں کہیں ان کے پھول ہی نہ بھول دوں۔
मेरा दिल तो चाह सब कुछ बता दो, मगर फिर ख्याल आए कि गैर मुल्की के सामने मुल्की नुमाइंदों को नंगा करने से मुराद अपने वतन को नंगा करना है। बस यही सोच कर मैं खामोश रहा। इन्हीं दिनों मैंने मोहसिना और अपनी चीनी साथियों के साथ शिव के मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। इस मंदिर के मुतालिक बहुत कहानियाँ मशहूर है जिनका मैं आगे जिक्र करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ किसी अन और मकसद के लिए जाना चाहता था। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। इस तरह काठमांडू अमरीकी और दूसरे गैर मुल्कियों के लिए नशे की मंजिल थी, जहाँ पर हर नशा बआसानी और सस्ता मिल जाता है। इन दिनों अफगानिस्तान का सफ़र सबसे महफूज समझा जाता था। चर्च और अफ्यून की रसिया हिफी अमरीकी और दो दरे यूरोप से बड़ी जीपों के साथ रवाना होते थे। इनकी पहली मंजिल तुर्की होती, जहाँ वो महंगे दामों चर्च और अफ्यून खरीदते और वहाँ से वो अफगानिस्तान पहुँचते, जहाँ उन्होंने ये नशा और चीज़ें बहुत सस्ती मिलती। ये भी मर्द और औरत अपनी सारी पूंजी से ख़रीद लेते, लेकिन वहाँ के माशरती माहौल के डर से ये वहाँ क़याम न करते, बल्कि पाकिस्तान और भारत से होते हुए काठमांडू पहुँच जाते। काठमांडू का सर्द मौसम उन्हें मुवाफ़िक आता और ये वही के हो जाते। गुज़श्ता सफ़ात में अर्ज़ कर चुका हूँ कि नेपाल में चर्च और दूसरे नशे करने की खुली इजाज़त है, मगर ख़रीद व फरोख्त ममनू है और वो बेरस्मी तौर पर यही पे जोड़े काठमांडू में आज़ादी से चर्च के धुएँ उड़ाते और अपने गरवा जिन्स के गिन गाते। रजनीश एक इंटरनेशनल पराडिया था जिसने एक नया मजहब ईजाद किया था। इस मजहब के मानने वाले अमेरिका, भारत और दूसरे बाकी यूरोप में बहुत ज़्यादा है। इस मजहब के मानने वाले हर तरह से मादर पुत्र आज़ाद होते हैं, जिसकी वजह से मजहब इन 3 मुल्कों में बहुत तेज़ी से फैला। इन 3 मुल्कों की बहुत मशहूर हस्तियों के अलावा फिल्मी स्टार मुंसलिक है। आज से चंद बरस पहले रजनीश एक केस में पकड़ा गया, मगर फिर अचानक मंजर से गायब हो गया। इसके गायब होने के बाद इसका कुछ पता न चल सका, मगर इसके बनाए हुए गुनाहों के आश्रम आज भी 3 मुल्कों में कामयाबी से चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।